ये पश्चिम बंगाल के चुनावी चरित्र की तस्वीरें हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस और कई लाख पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद भी नारेबाजी है, हंगामा है, मारपीट है, ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश है और एक दूसरे के खून बहाए जा रहे हैं। अगर अलग अलग तस्वीरों की बात करें तो भवानीपुर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फाल्टा में ईवीएम पर बीजेपी के निशान के आगे टेप चिपका दिया गया, जहां हंगामा करने के आरोप में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। हावड़ा और कचरापाड़ा में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हुई। रायदीघी विधानसभा क्षेत्र में हंगामा हुआ, जबकि खानाकुल में आईएसएफ और टीएमसी में झड़प हो गई। कुल मिलाकर पूरे राज्य की यही तस्वीर रही। इसीलिए सत्ता की शुरुआत आज हम ऐसी ही हिंसा वाले वीडियो से करेंगे, जो बंगाल ही नहीं पूरे देश में इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। और सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल अपना चुनावी चरित्र नहीं बदलेगा? आज बंगाल में इतनी जगह हिंसा हुई है कि किस तस्वीर से सत्ता की कुंजी हम शुरू करें, वो भी एक प्रश्न है। इसीलिए हमने आज की सबसे हॉट सीट भवानीपुर से इस कुंजी की शुरुआत का फैसला लिया, जहां मौजूदा सीएम ममता बनर्जी और मौजूदा विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर है। भवानीपुर में विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सुबह की शुरुआत ही आरोपों और हंगामों की तस्वीरों से हुई। ममता बनर्जी सुबह सुबह ही अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पहुंच गई। यहां उन्होंने बीजेपी पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी भवानीपुर पहुंच गए। कुछ देर के लिए स्थिति ऐसी थी कि ममता बनर्जी अंदर थी और शुभेंदु अधिकारी बाहर। ममता बनर्जी के वहां से जाने के बाद यह तनाव उस वक्त बढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने जय बांग्ला और चोर जैसे नारे लगाए। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसी नारेबाजी के बीच झड़प शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि नारेबाजी करने वाले लोग मतदाता नहीं बल्कि बाहरी लोग हैं। जब पुलिस ने नारेबाजी करने वालों को वहां से हटाया तो शुभेंदु अधिकारी उनके पीछे भागते हुए दिखे। कुल मिलाकर भवानीपुर में आज सुबह सुबह हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा दिखाई दिया। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन। तो ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। बूथ नंबर दो, बूथ नंबर दो, बूथ नंबर, बूथ नंबर। दादा क्या आपके ऊपर हमला किया जा रहा है? दादा ममता की गुंडा लोग, ये दे आर नॉट द वोटर्स, दे ऑल आर आउटसाइडर्स। ঘর বাড়ি সমস্ত মানে ধাক্কা দিয়ে একটা মহিলা রাত্রি মিডনাইটে গিয়ে তার উপর অত্যাচার করেছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে। সব এইভাবে ভোট হয়, ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে আসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। Few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me. हाल का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर। हंगामा सिर्फ भवानीपुर तक सीमित नहीं रहा। नादिया, पानीहाटी, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ वर्कर्स के बीच मारपीट और हिंसक झड़प हुई। ईवीएम खराबी की घटनाएं हुई। इन घटनाओं से पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना रहा। सुरक्षा बलों को स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानीहाटी में एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर स्याही लगे होने का आरोप लगा। पानीहाटी से आरजीकर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ बीजेपी उम्मीदवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। सतगाछिया में केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। हावड़ा में ईवीएम में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को सीआरपीएफ ने हिरासत में लिया।
साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उनकी कार पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि साउथ 24 परगना के कैनिंग में टीएमसी के उम्मीदवार परेश रामदास ने आरोप लगाया कि एक बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट को सीआरपीएफ कर्मियों ने पीटा और बूथ से बाहर घसीट दिया। गालसी विधानसभा क्षेत्र में लाठीचार्ज किया गया तो हावड़ा और कांचरापाड़ा टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में यहां झड़प हो गई। यहां बीजपुर में टीएमसी पार्षद और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मारपीट हुई। कांचरापाड़ा नगर पालिका के पार्षद कल्याण पर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में खड़े थे। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार से उनकी बहस शुरू हो गई। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी और टीएमसी पार्षद के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने बीच बचाव किया। हुगली में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थक एक दूसरे से एनकाउंटर कर रहे थे तो दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। नॉर्थ कोलकाता में भी बूथ के अंदर लड़ाई हुई। खानाकुल में आईएसएफ और टीएमसी समर्थकों में झड़प हो गई। चापड़ा विधानसभा क्षेत्र में तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुशर्रफ पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। उनके सिर में 6 टांके लगाए गए हैं। हंगामा फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ। यहां कई जगहों पर ईवीएम पर टेप लगा मिलने की शिकायत मिली। आरोप है कि बीजेपी के निशान के सामने टेप लगा हुआ था। फाल्टा के बेलसिंघा में बूथ संख्या 186 के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। आरोप है कि कुछ लोग मतदाताओं को डरा धमका रहे थे, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। टीएमसी ने यहां का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये आरोप लगाया कि महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। দুটো জায়গায় গেছিলাম আমরা, দুটো বুথে খবর পেয়ে, এবং দেখলাম যে বিজেপি বোতামের ওপরে এবং যাতে কেউ ভোট দিতে না পারে। আর এই রকম চলছে প্রায় বিভিন্ন জায়গায়, देवीपुरे 14-15टा, मल्लिकपुर, विभिन्न जगह चलছে। एक्चुअली ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है कि इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। आपका क्या नाम है? रंजीत मंडल। रंजीत मंडल, आप वोट दे लिए हैं? हाँ। और बोल रहा है घर में नहीं घुसने देंगे। नहीं सर, बोल रहे मर्डर हो जाएगा। सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो गांव में मर्डर हो जाएगा। ईसीआई किसी को भी नहीं बख्शने वाला। ईसीआई के जितने लोग डेपुटेशन में है, चाहे वो पुलिस पर्सनल है, चाहे वो कहते हैं आपका आरओ है, चाहे एआरओ है, चाहे बीएलओ है, चाहे सेंट्रल प्राइवेटी फोर्स है, चाहे डीएम ऑफिस के लोग हैं, चाहे स्टेट पुलिस है, जो भी ईआरओ के अंदर डेपुटेशन में है, अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है और एस्टेब्लिश होती है तो कंडक्ट रूल के हिसाब से एक्शन होता है। कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी बंगाल में खून बहा। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के अत्यधिक तैनाती का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आईएनएस के युद्धपोत और राफेल भी तैनात कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना है वो बंगाल के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बंगाल में 30 लाख मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। हालांकि बावजूद इसके टीएमसी पार्टी जीतेगी, जबकि बीजेपी सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। Yesterday night they started atrocities and they arrested so many of our people. So there is a problem. It is a contempt of court. We have sent our notices to now concerned authority. But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I am saying, Ami Bolchin, no, 50 is here and Trinamool is winning. ममता बनर्जी अभी पैनिक में है, उसको देख के ही लग रहा है। सुबह सुबह वोट में के लिए घूम रहे हैं, नर्वस हो गया है क्योंकि उसका हाथ से पश्चिम बंगाल क्षमता उसका हाथ से जा रहे हैं। किसी जगह पे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हमारा एजेंट्स, हमारा जो सोल्जर्स है वो पूरा है, वो प्लान्ड वे पे थोड़ा वोट स्लो कर रहा है। जहाँ पर वो जानता है बेलेघाटा वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है। बूथ के बाहर तृणमूल
अपने कई तरीके जो विश्वास करते हैं कई तरीके के साथ चुनाव करना चाहते हैं। ये तृणमूल की एक तहजीब है। बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा नहीं है। मुंबई में काम करने वाला जो भी वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, सब लोग मुंबई हो या महाराष्ट्र के बाहर का भी दूसरा राज्य है, वहाँ से सब वापस वेस्ट बंगाल मतदान के लिए वहाँ पे गए हैं। और किसी के साथ भी अगर आप बात करें, वो बोले ममता दीदी को वोट करना है, तो वहाँ पे वातावरण डेफिनेटली बीजेपी के खिलाफ है, ऐसे हम सबको तो दिख रहा है। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बंगाल के मामले में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव के कई एग्जिट पोल में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर बताया गया था, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं थे। हमने 10 एजेंसियों का औसत निकाला तो टीएमसी को 156 सीटें दी गई, बीजेपी को 121 सीटें दी गई, जबकि नतीजे इससे अलग थे। टीएमसी को 215 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 77 सीट। 2016 के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल ने टीएमसी को 200 के आसपास सीटें दी थीं, उन्हें इसके आसपास ही सीटें मिली। इस चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो हमने करीब 13 एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकाला, जिसमें एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें दी जा रही थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 150 सीटें दी जा रही थी। लेकिन नतीजों में एनडीए को 292 सीटें मिली और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली। हरियाणा के 2024 चुनाव की अगर बात करें तो 7 एजेंसियों का औसत ये था कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को 55 सीटें दी जा रही थी और बीजेपी को 24 सीटें दी जा रही थी। नतीजों में कांग्रेस को मात्र 37 सीटें मिली और बीजेपी को 48 सीटें मिली। महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव में 5 एजेंसियों के औसत में महायुति को 151 सीटें और एमवीए को 129 सीटें दी गई। नतीजे इससे बिल्कुल अलग थे। महायुति को 230 सीटें मिली और एमवीए को सिर्फ 48 सीटें मिली। इसी तरह अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव में 6 एजेंसियों का औसत ये था कि महागठबंधन को 123 सीटें मिल रही हैं, एनडीए गठबंधन को 114 सीटें मिल रही हैं, लेकिन नतीजे में महागठबंधन को 178 सीटें मिली और एनडीए को सिर्फ 58 सीटें मिली। हालांकि एक सच ये भी है कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं होते हैं, लेकिन पिछले 20 से 25 साल में भारत में बड़े पैमाने पर एग्जिट पोल शुरू हुए जिसमें ज्यादातर गलत होने लगे। हालांकि दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एग्जिट पोल सही होते हैं। अगर ब्रिटेन का उदाहरण ले लें तो पिछले 5 चुनावों में एग्जिट पोल ने जो कहा वो सही साबित हुआ। 2019 में एग्जिट पोल ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को 368 सीटें मिलेंगी, उन्हें इतनी ही सीटें मिली। 2017 में त्रिशंकु सरकार के अनुमान लगाए गए और त्रिशंकु सरकार ही बनी। 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी को 316 सीटें दी गई तो उनको 330 सीटें मिली। 2010 में त्रिशंकु सरकार की भविष्यवाणी की गई और ऐसा ही हुआ। 2005 में लेबर पार्टी को 355 सीटें दी गई, लेबर पार्टी को 355 सीटें ही मिली। अमेरिका में भी ब्रिटेन की तरह एग्जिट पोल सही साबित होते रहे हैं। 2024 में एग्जिट पोल में यह बताया गया कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स कोई भी जीत सकता है। अंत में जीत रिपब्लिकन की हुई। 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत का दावा किया गया था, नतीजे भी ऐसे ही आए। 2016 में डेमोक्रेट्स की जीत की बात कही गई, लेकिन तब सब गलत साबित हुए और जीते रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। 2012 और 2008 में डेमोक्रेट्स की जीत के दावे हुए और नतीजे भी ऐसे ही आए। इन आंकड़ों को देखने के बाद न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि एग्जिट पोल अक्सर सटीक क्यों नहीं होते। इसकी जड़ में जाकर भी देखना चाहिए। पहली बात यह है कि भारत का कोई भी चुनाव दरअसल एक चुनाव नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे चुनावों का एक जोड़ होता है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर जाति बदलती है, भाषा बदलती है, मुद्दा बदलता है। एक ही गांव में अलग अलग टोलों के वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होते हैं। इस माइक्रो लेवल विविधता को किसी छोटे से सैंपल में समेट लेना, यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, वोट शेयर और सीट के बीच का रिश्ता सीधा नहीं होता। महज 2% का स्विंग पूरी तस्वीर पलट सकता है। यानी वोट शेयर का अनुमान सही भी हो तब भी सीटों का गणित गड़बड़ा सकता है। यहाँ मार्जिन ऑफ एयर बहुत माहीन है। तीसरा कारण मानवीय है। भारतीय मतदाता अपनी राजनीतिक पसंद को लेकर अक्सर मुखर नहीं होता। कहीं स्थानीय नेता का डर, कहीं समाज का दबाव, कहीं किसी योजना का लाभ छिन जाने की आशंका। वोटर वही जवाब देता है जो उस पल में उसे सुरक्षित लगता है। असली राय ईवीएम के पर्दे के पीछे ही लॉक होती है।
चौथा कारण सैंपलिंग खुद एक कमजोर कड़ी है। समय और संसाधन की कमी से सर्वे टीमें अक्सर सड़क किनारे, शहरी इलाकों या आसान पहुंच वाली जगहों पर सीमित रह जाती हैं। दूर दराज के गांव, घर के भीतर रहने वाली महिलाएं, हाशिए पर खड़े समुदाय, इनकी आवाज डेटा में आती ही नहीं। और जिस डेटा की नींव अधूरी हो, उसका विश्लेषण कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, नतीजा अधूरा ही रहेगा। पांचवा कारण, चुनाव कई चरणों में होता है और हर चरण की अपनी जमीनी हकीकत होती है। एक ही प्रदेश में पहले चरण और आखिरी चरण की परिस्थिति अलग होती है। सैंपल इन सारी परतों को बराबर पकड़ ले, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर भारत में। लेकिन इन सब से ऊपर एक मूल बात है, एग्जिट पोल आखिरकार एक अनुमान है, सत्य नहीं। ये दर्शक के लिए जिज्ञासा है, राजनीतिक दलों के लिए नैरेटिव है और मीडिया के लिए कंटेंट। पर लोकतंत्र का असली फैसला ईवीएम से होता है और वो फैसला किसी सर्वे, किसी फॉर्मूले या किसी एल्गोरिदम से बड़ा होता है। इसीलिए एग्जिट पोल भले ही देख लीजिए, पर भरोसा सिर्फ नतीजे पर कीजिए। सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी की काशी वाली शिव भक्ति की, जिसकी तस्वीरें आज ट्रेंड कर रही हैं। आज सुबह पीएम मोदी ने वाराणसी में 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान समर्थकों ने फूल बरसाकर, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम ने भी उनका अभिनंदन किया। 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। गर्भगृह में पीएम मोदी ने 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने पूजा कराई, माला पहनाई, त्रिपुंड लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्णोपचार विधि से पूजा की, जिसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत विस्तृत और पूर्ण पूजा पद्धति माना जाता है। पीएम मोदी का वाराणसी से विशेष संबंध है, क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है। उनके दौरे के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना काशी की परंपराओं और संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पुंडरीका कबाया गंधरसुती पुंडरीका खपना पुंडरीका खपना दो पुंडरीका खपना दो सर्वांकुरां समर्पयामि काशीश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः हरिबाधमाना तग्नो विश्वास आज पीएम मोदी ने काशी में विशेष पूजा की है। इस पूजा विधि का नाम है क्षोणशोपचार। ये 2 शब्द से बना है। क्षोणक्ष मतलब 16 और उपचार यानी सेवा या पूजन विधि। इस प्रकार क्षोणशोपचार पूजा का अर्थ है भगवान की 16 प्रकार से सेवा करना। इसमें भक्त अपने आराध्य को अतिथि मानकर अतिथि देवो भव की भावना से उनका स्वागत और सत्कार करता है। इस विधि में पूजा के 16 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जिसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। आह्वान यानी भगवान को आमंत्रित करना, आसन बैठने के लिए स्थान देना, पाद्म पाव धोने के लिए जल अर्पित करना, अर्घ होता है जिसमें हाथ धोने के लिए जल दिया जाता है, आचमन यानी शुद्धि के लिए जल देना, स्नान मतलब भगवान का अभिषेक करना, वस्त्र मतलब भगवान को वस्त्र अर्पित करना, यज्ञोपवीत इससे जनेऊ अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान को चंदन और सुगंधित पदार्थ अर्पित किया जाता है, पुष्प अर्पित किया जाता है यानी धूप जलाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। दीप जलाकर भगवान को प्रकाश अर्पित करना भी एक चरण में होता है। नैवेद्यम भगवान को भोजन या मिठाई का भोग लगाना, तांबूलम भगवान को पान या सुपारी अर्पित करना, निराजनम आरती करना, प्रदक्षिणा और नमस्कार भगवान की परिक्रमा और नमस्कार करना। काशी में पीएम मोदी का भक्ति अंदाज दिखा। इसके बाद वो हरदोई गए, जहां उन्होंने विकास को नई रफ्तार दी। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब मेरठ से प्रयागराज का सफर काफी आसान और तेज हो गया है।
गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किया है। पीएम मोदी ने इसे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बताया है। गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। वंदन अभिनंदन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बाहर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आ रहा। भीतर बैठे कुछ लोग भी सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे। फिर भी हम न केवल सुरक्षित है बल्कि विकास के नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। अब सिर्फ 40 सेकंड में आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सुपरफास्ट कुंजी बताते हैं। इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा आप जानिए। ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। ये परियोजना यूपी के 12 जिलों 518 गांवों को जोड़ती है। अब मेरठ से प्रयागराज का सफर काफी आसान हो जाएगा। अब 6 से 7 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर कर सकेंगे। पहले ये दूरी तय करने में करीब 10 से 12 घंटे लगते थे। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। पूरे एक्सप्रेसवे पर 18 बड़े एक्सेस पॉइंट बनाए गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरेगा। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज जाएगा। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है उसको प्रधानमंत्री ने यूपी के विकास की लाइफलाइन बताया और यूपी के लोगों को और देश के लोगों को समर्पित किया। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी नज़र पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण का जो मतदान हुआ उस पर भी लगी हुई थी। पोल ऑफ पोल्स अब सामने आ चुका है और अब ये पोल ऑफ पोल्स भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है ये देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 सीट्स पे मट्रीज, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, प्रजा पोल और पोल डायरी क्या कह रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो पोल ऑफ पोल्स बीजेपी को 165 सीटें दे रहा है और टीएमसी प्लस को 120 सीटें दे रहा है, अन्य के खाते में 7। ये पोल ऑफ पोल्स की तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि मट्रीज 146 से 161 दे रहा है बीजेपी को, चाणक्य स्ट्रैटेजीज 150 से 160, प्रजा पोल 178 से 208 और पोल डायरी 142 से 171 और इस तरह से 165 एक औसत बनता है बीजेपी के लिए पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक।
टीएमसी को अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो मैट्रीज 125 से 140 ही सीट दे रहा है, चाणक्य स्ट्रैटेजीज 130 से 140 दे रहा है, प्रजा पोल 85 से 110 दे रहा है और पोल डायरी 99 से 127। तो टीएमसी प्लस 120 और जो पोल ऑफ पोल्स है उसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर बीजेपी कहीं आगे दिखाई दे रही है टीएमसी से। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो फुल डिमांड में है और करोड़ों न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है। इसे आप सत्ता की गुड न्यूज भी कह सकते हैं क्योंकि इस खबर का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। खबर सरकार के उस एथेनॉल ड्रीम्स पर जिसे तो लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें भविष्य में पेट्रोल मुक्त कार वाला मैसेज है और फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल की सत्ता वाले संकेत हैं। लेकिन आज ये समझिएगा, क्या इस बदलाव के लिए आपकी गाड़ी तैयार है? आप पर इसका असर क्या होगा? हमने इस पर आसान भाषा वाली एक कुंजी तैयार की है। लेकिन सबसे पहले मूल खबर को समझिए। सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें इस बात के इशारे हैं कि सरकार E85 और E100 जैसे हायर एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल को औपचारिक रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयानों से सरकार की तैयारियों तक ये बात स्पष्ट है कि फोकस फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल पर है। यानी भविष्य में भारत के अंदर गाड़ियां E85 और E100 फ्यूल पर चलेंगी। हालांकि अभी गाड़ियों में एथेनॉल मिक्स E10 या E20 का इस्तेमाल देश में किया जा रहा है। लेकिन एथेनॉल फ्यूल की सत्ता को मजबूत करने के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट जारी किया है। लेकिन ये कैसे होगा, इसका फायदा क्या होगा और सरकार का एजेंडा एथेनॉल क्यों है, इसे समझने की जरूरत है। पहले सरकार का एथेनॉल वाला प्लान देखिए। अभी भारत में आप अपनी गाड़ियों में जो फ्यूल भरवाते हैं वो या तो E10 होता है या E20। यहाँ E10 का मतलब है 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल, जबकि E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। लेकिन तैयारी कुछ ऐसी है कि भविष्य में आपको E85 या E100 बायोफ्यूल मिले। इसमें E85 का अर्थ है 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल, जबकि E100 में किसी भी तरह का पेट्रोल नहीं होगा, ये पूरा एथेनॉल ही होगा। वैसे आप सब इस खबर में बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, एथेनॉल, और हमारे बहुत से न्यूज मित्रों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये एथेनॉल होता क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो ये भी समझ लीजिए, एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एथेनॉल प्रदूषण कम करने में बहुत कारगर फ्यूल है। एथेनॉल फ्यूल की सबसे खास बात यह है कि ये तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसान के खेत से आता है। सही सुना आपने, किसान के खेतों से। लेकिन कैसे, आप वो समझिए। दरअसल एथेनॉल को गन्ने के रस, चुकंदर, सड़े हुए आलू, ज्वार, बांस, मक्का और सड़ी हुई सब्जियों से तैयार किया जाता है। इससे निकलने वाले स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर तैयार होता है एथेनॉल। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि जब E85 या 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां देश में बनने लगेंगी तो इसका फायदा क्या होगा और इसके इस्तेमाल से आपकी जेब का बोझ कैसे कम हो जाएगा। सबसे पहला फायदा यह है कि एथेनॉल बहुत कम खर्चीला होता है। इसकी मौजूदा कीमत 60 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। दूसरा फायदा, एथेनॉल इको फ्रेंडली है क्योंकि इसके इस्तेमाल से गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं, यानी इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि एथेनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है। इसमें किसानों को सीधा फायदा होगा और इससे एक बड़ा फायदा सरकार को भी है क्योंकि एथेनॉल पर शिफ्ट होने से कच्चे तेल पर सरकार की निर्भरता कम हो जाएगी। एथेनॉल के इस्तेमाल से भारत का तेल आयात करने का खर्च बचेगा। एक आंकड़े के मुताबिक भारत हर साल 16 लाख करोड़ का तेल आयात करता है। आज हमने आपके लिए E85 और E100 पर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी भी तैयार की है जिसमें आपके हर कंफ्यूजन का जवाब मौजूद है। पहला सवाल ये, क्या E85 और E100 का इस्तेमाल सभी गाड़ियों में किया जा सकता है? तो जवाब है, इसके लिए एक खास तरह के इंजन और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जरूरत है जिसमें इनका इस्तेमाल किया जा सके। एक सवाल जो सबके मन में होगा, अगर सामान्य इंजन वाली गाड़ियों में E85 और E100 भरवाया गया तो क्या होगा? कई ऑटो एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि इससे इंजन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं।
जंग लग सकता है। इसके अलावा रबर, प्लास्टिक के पाइप, एल्यूमिनियम पार्ट्स के गल भी जाने की खबर सामने आ सकती है। एक प्रश्न ये है कि क्या ये आपकी जेब के लिए फायदेमंद होगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल की कीमत कम होती है, इसीलिए आपकी जेब का बोझ भी कम हो जाएगा। लोगों की चिंता का टैंक इस बात को लेकर भी फुल है कि क्या E85 जैसे फ्लेक्स फ्यूल से गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल जैसी ऊर्जा नहीं होती, इसीलिए गाड़ी का माइलेज भी थोड़ा कम होने की आशंका है। हालांकि E85 या E100 को लागू किए जाने को लेकर कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप पर अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, अलग नोजल और स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत भी होगी, ताकि E20 और E85 दोनों को अलग अलग रखा जा सके। वैसे चुनौतियों की लिस्ट में पानी वाली थ्योरी भी है। दावा है कि एथेनॉल को बनाने में पानी की खपत ज़्यादा होती है। वैसे एथेनॉल के उत्पादन में लगने वाले पानी की मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि उसे किस फसल से बनाया जा रहा है। भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है। अगर गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल बनाया जाए तो बीज बोने से फैक्ट्री में डिस्टिलेशन तक, पूरी प्रक्रिया तक 2860 से 3000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है।